ऐप अब आपके मोबाइल में हर गांव, हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट कहीं भी कभी भी। सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सचिन वाजे की चिट्ठी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि जुलाई और अगस्त 2020 के बीच में शिवसेना नेता अनिल प्रणब का वाजे को यह निर्देश था कि सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट केस में दखल देते हुए 50 करोड़ उगाही का निर्देश दिया गया है। बीएमसी के ठेकेदारों से कम 2 करोड़ रुपए उगाही के निर्देश दिए गए। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 2 करोड़ रुपए की मांग की। मुंबई में 1,650 और रेस्टोरेंट से 3.25 करोड़ रुपए उगाही के लिए यहां पे निर्देश दिए गए। तो डिप्टी सीएम अजीत पवार के तथा कथित करीबी ने गुटखा व्यापारियों से भी 100 करोड़ महीना उगाही का निर्देश दिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। तो सचिन वाजे की चिट्ठी से एक बड़ा खुलासा सामने आया है। तो एंटीलिया और मनसुख मर्डर केस में एनआईए ने पूर्व एसीपी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से पूछताछ की। एनआईए जानना चाहती है कि क्या प्रदीप शर्मा सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे और पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे शर्मा के संपर्क में थे। इसी से जुड़े मनसुख हिरेन की हत्या के केस में अरेस्ट किया गया पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे भी शर्मा का करीबी रहा है। शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ चुके शर्मा ठाणे की एंटी एक्सटॉर्शन सेल में रह चुके हैं। आपको बता दें कि 90 के दशक में उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम में शामिल किया गया। इस टीम को अंडरवर्ल्ड के सफाई का जिम्मा सौंपा गया था और यहीं से शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने। तो मुंबई महाराष्ट्र एंटीलिया केस में बड़ा खुलासा सामने आया है। एनआईए ने पूछताछ की है पूर्व एसीपी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से। लगातार पूछताछ कर रही है। मनसुख हिरेन हत्या मामले में भी पूछताछ की गई है। तो शर्मा एनआईए का क्या कनेक्शन है, एनआईए के रडार पर क्यों आए? एनआईए के पास प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे की एक मीटिंग की जानकारी मिली है। मनसुख के मर्डर से कुछ दिन पहले ही वाजे ने अंधेरी इलाके में एक व्यक्ति से मुलाकात की। फिर प्रदीप शर्मा भी इसी इलाके में रहते हैं। एनआईए को शक है कि मीटिंग वाजे और शर्मा के बीच हुई है। एक सीसीटीवी फुटेज में वाजे और शिंदे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बांद्रा वर्ली सीलिंग पर कार में बैठे यहां पे नजर आ रहे हैं। ये दोनों अंधेरी में शर्मा से मिलने ही जा रहे थे क्या? मनसुख को जिस नंबर से कॉल कर बुलाया गया उसका आखिरी लोकेशन भी अंधेरी का ही जेबी नगर था। एनआईए ने वाजे को साथ लेकर 3 बार यहां पे देखा है। शर्मा ने भी आखिरी बार वाजे से मुलाकात कब की है ये भी जानना चाहती है। शर्मा के नौकरी छोड़ने के बाद भी वाजे उनके संपर्क में आखिर क्यों थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। शर्मा की वाजे और शिंदे के साथ मीटिंग कब हुई थी? तो वाजे और शिंदे ने शर्मा से मनसुख हिरेन के बारे में क्या कोई बात की है? यहाँ पे 2007 में जब वाजे को सस्पेंड किया गया था तब उसके बाद उसने शिवसेना ज्वाइन की थी और शर्मा की शिवसेना में एंट्री करवाने वाले कौन थे? शिवसेना की ओर से यह लगातार कहा जाता रहा है कि 2008 के बाद उन्होंने वाजे की सदस्यता को रिन्यू नहीं किया। प्रदीप शर्मा को ही वाजे का गुरु कहा जाता है। तो वे खुद नाला सोपारा विधानसभा से शिवसेना के टिकट पर थे। तो प्रदीप शर्मा के कितने करीबी हैं विनायक शिंदे? शिंदे 10 साल तक उसी एनकाउंटर टीम का हिस्सा रहे हैं, तो जिसमें शर्मा भी थे।
छोटा राजन के गुर्ग लखन भैया का फर्जी एनकाउंटर का आरोप उनके ऊपर था। शर्मा शिंदे समेत पूरी टीम पर यह आरोप लगा था। मुंबई के बिल्डर जनार्दन भांडे से पैसे लेने के बाद लखन का एनकाउंटर किया गया। तो शर्मा को सस्पेंड भी यहां पे किया गया था उसी केस से रिगार्डिंग, लेकिन बाद में वे कोर्ट से बरी हो गए थे। विनायक इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो 35 साल पुलिस महकमे में रहे प्रदीप शर्मा। तो प्रदीप शर्मा ने 35 साल की पुलिस सर्विसेज में यहां रहे हैं। 100 से ज्यादा एनकाउंटर करने वाले वे देश के पहले पुलिसकर्मी हैं। 2019 में उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस विभाग छोड़ दिया था। फिर इसके बाद 2019 में वो चुनाव लड़े। प्रदीप शर्मा अपना एनजीओ पीएस फाउंडेशन भी चलाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जन्मे और महाराष्ट्र के धुले में पले बड़े प्रदीप शर्मा ने 35 साल पुलिस सर्विसेज में अपने एक सेवाएं दी हैं। 100 से ज्यादा एनकाउंटर करने वाले वे देश के पहले पुलिसकर्मी हैं। तो वहीं चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी को कथित तौर पर सांप्रदायिक आधार पर प्रचार करने को लेकर बुधवार को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने हुगली में एक चुनावी रैली के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं से अपील करने के लिए ममता बनर्जी को यह नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने इस नोटिस में ममता बनर्जी को 48 घंटों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। नोटिस में कहा गया है कि चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से शिकायत मिली है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 3 अप्रैल को ममता बनर्जी ने हुगली में तारकेश्वर की चुनाव रैली के दौरान मुस्लिम मतदाताओं से कहा कि उनका वोट अलग अलग दलों में न बंटने दे। नोटिस के मुताबिक चुनाव आयोग ने यह पाया है कि उनका ये जो भाषण है वो जन प्रतिनिधित्व कानून और आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तो ममता बनर्जी को चुनाव आयोग का नोटिस आया है। सांप्रदायिक आधार पर प्रचार करने पर यह नोटिस दिया गया है। बता दें कि 48 घंटे के अंदर ममता बनर्जी को अपना जवाब देना होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा सांप्रदायिक भाषण क्यों दिया। बाली विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी वैशाली डालमिया से सुदर्शन न्यूज ने खास बातचीत की। उनका कहना है कि जब मैं विधायक थी, बाली क्षेत्र में टीएमसी ने काम नहीं करने दिया, लेकिन इस बार मैं डबल इंजन की सरकार में रहकर काम करना चाहती हूं। मुझे मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में मैं बाली विधानसभा के लोगों के लिए अच्छा काम करूंगी। में एक तरफ चुनावी सरगर्मियां जहां बहुत ज्यादा तेज हैं, वहीं बात करें अगर लोकतंत्र की, जैसा कि हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी ने भी कल अपने शो में बात करी थी कि लोकतंत्र एक तरीके से खत्म होता जा रहा है। लोग जहां जय श्री राम का नारा दे रहे हैं या फिर किसी दूसरी पार्टी का झंडा लगाते हैं, तो टीएमसी और सीपीएम के गुंडे उनको मारते हैं और यहां तक कि हत्याओं का सिलसिला भी लगातार जारी है। बात करते हैं बाली विधानसभा से प्रत्याशी वैशाली जी से। वैशाली डालमिया जी, आखिर आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? बहुत बहुत स्वागत है पहले तो सुदर्शन न्यूज में आपका। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लोग मान लीजिए आपकी तरफ आते हैं, तो हमने सर्वे भी किया था, सुनने में आया है कि लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, उनको धमकियां मिलती हैं। हाँ, देखिए, जो सीपीएम और टीएमसी हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि देखिए सभी पॉजिटिविटी से, जो नेगेटिव पीपल है ना, वो पॉजिटिविटी से डरते हैं। तो उनको पता है कि जब यहाँ पे मेरा नाम आया तो वो आने के बाद तो वो लोग आधा वैसे ही फ्यूज़ हो गए। फिर उसके बाद उनको ये लग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी या डबल इंजन सरकार यहाँ पे आ गई तो पब्लिक तो ऑब्वियसली दे विल वोट फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि पब्लिक, देखिए हर पब्लिक का एक ही मुद्दा है कि खुद वो अच्छे से रहें, उनके बच्चा बच्ची का जो पढ़ने के बाद, पढ़ने के दौरान अच्छे से वो लोग पढ़ पाएँ, कम खर्चे में पढ़ पाएँ। गवर्नमेंट अगर, जैसे आपने देखा होगा, PG to KG प्रधानमंत्री जी ऐलान कर चुके हैं, फ्रॉम KG टू पोस्ट ग्रेजुएशन, किंडरगार्टन टू पोस्ट ग्रेजुएशन, वो गवर्नमेंट सब बच्चियों का ये लेंगे, पूरा दायित्व लेंगे। तो ये और बहुत सारा आपने देखा होगा मैनिफेस्टो में बहुत सारा कुछ सोच के रखा है। तो ये वो लोग बहुत डर चुके हैं और वो लोग डर गए हैं और इसीलिए वो लोग बहुत कुछ
वो लोग डरा रहे हैं, पोस्टर्स फाड़ रहे हैं, या जो कर्मी हैं उनको फॉल्स केस भक्तों की भी लगातार हत्याएं हो रही है। कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो उनको मार दिया जाता वो तो तुरंत उनको एकदम कन्विक्ट कर दिया जाता है। मैंने है। तो फिर चंडी पाठ पढ़ने का क्या फायदा? देखिए ये सब तो दिखावा है ना, पूरा ही दिखावा है। मैं खुद 5 साल वहाँ रह चुकी हूँ, मैं वहाँ पे अंदर में पूरा सारा कुछ देख चुकी हूँ। मुझे पता है कि व्हाट एवरीथिंग इज जस्ट आई वॉश। नहीं तो मैं वहीं रह जाती, मेरा क्या प्रॉब्लम था, मैं वहीं रह जाती। क्यों? मैं नहीं रहना चाहती हूँ जहाँ पे पब्लिक का काम नहीं हो रहा है। अब देखिए लीलुआ का रास्ता कुछ नहीं है। सुनने में आया है जब आप टीएमसी में थी तो आपने व्यक्तिगत तौर पे लोगों के लिए अपनी तरफ से बहुत काम किया है। बहुत काम किया। मैंने एक किताब भी निकाली है, ये किताब, क्योंकि बहुत जन जो सीपीएम कैंडिडेट या बाकी जो टीएमसी कैंडिडेट है वो लोग बोल रहे हैं कि मुझे 5 साल में उन्होंने देखा नहीं। तो ये 5 साल में मैंने बाली विधानसभा में क्या क्या काम किया, एंड दीज आर द एक पैसा का इसमें हिसाब का इधर उधर नहीं है कि मैंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो किए, मैंने ये तो पर्सनल काम तो मैंने बहुत किया। तो देखिए महाभारत तो यहाँ चल ही रही है, लेकिन ये जो खूनी खेला यहाँ जो चल रहा है, एक कृष्ण चक्रधारी की जरूरत है जिसका किरदार शायद वैशाली जी निभाते हुए बाली में सामने आएंगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले 10 तारीख को एक तरफ सीपीएम है, एक तरफ टीएमसी है और एक तरफ बीजेपी की तरफ से वैशाली जी हैं। कौन सबसे आगे नजर आएगा? क्योंकि इस बार राम भक्तों ने तय कर लिया है कि अब की बार 2 मई दीदी गई। कैमरा पर्सन जीतू के साथ आंचल यादव, सुदर्शन न्यूज, बाली, बंगाल। तो बंगाल में दूसरे दौर के चुनावों के बाद टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। बीजेपी जहां बंगाल में परिवर्तन की बात कर रही है तो ममता बनर्जी की पार्टी बंगाली बनाम बाहरी का नारा लगा रही है। सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंची हावड़ा की बाली विधानसभा, जहां पर लोगों से जब बातचीत की गई तो लोगों ने कहा हम ममता दीदी के अत्याचारों से परेशान हैं और अब की बार मोदी सरकार को लाने का आह्वान किया है। सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंची है हावड़ा के बाली विधानसभा में। ये वही विधानसभा है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में टीएमसी के गुंडे आकर अगर कोई दूसरी पार्टी जाती है, बीजेपी जाती है या कोई राष्ट्रवादी लोग गुजरता है, उस पर हमला किया जाता है, उनको रोका जाता है उस जगह से निकलने में। बात करते हैं, चाय पे चर्चा करेंगे आज की आखिर इस विधानसभा का क्या है हाल। चलिए महिला शक्ति से भी जानेंगे और चाय पर खड़े कुछ लोगों से भी जानते हैं। जिस तरीके से ये विधानसभा है बाली, यहाँ पर किस तरीके का माहौल देखने के लिए मिल रहा है? अब की बार किसको चाहते हैं? हम तो मोदी जी को चाहते हैं। अगली बार हमको मोदी जी को ही आना है, क्योंकि इधर इतना गुंडागर्दी बढ़ गया है कि इधर रहने के लिए माहौल अच्छा नहीं है। तो रहने के लिए माहौल अच्छा नहीं है, आप किसको पसंद करेंगे? हम मोदी जी को पसंद करेंगे। आप भैया? यहाँ हमको छोड़ के अब किसी से भी पूछ लीजिए, सभी चाहते हैं कि यहाँ पर कमल फूल खिले, यहाँ पर बीजेपी आए। क्यों? भक्तों पे भी लगातार हमले हो रहे हैं, यहाँ पर भी कई जगह हमले बहुत सभी जगह पर हम लोगों का यहाँ पर बीजेपी का फेस्टून फटा हुआ है। सब रात को ये लोग गुंडा बाहिनी निकलता है तृणमूल कांग्रेस का, यहाँ पर सबको हम लोगों का जो बीजेपी का कार्यकर्ता है सबको मारधोर करता है। डेली ऐसे होता है। इस तरीके का एक तरीके से भय फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? इसलिए कोशिश हो रहा है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार अभी चल रहा है, वो समझ गया पश्चिम बंगाल में उसका कोई आज ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो कैंडिडेट इधर खड़ा हुआ टीएमसी का, वो कैंडिडेट पूरा डॉक्टर है। बच्चा एक बच्चा के लिए 400 रुपया विजिट लेता है और जो बच्चा पैसा नहीं दे सकता है उसको नहीं देखता है। और सीपीएम का जो कैंडिडेट, उसको जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। बाली में जो कैंडिडेट, वो एक समय जेयूनी में बोला था भारत तेरा टुकड़ा होगा इंशाअल्लाह। जो भारत का टुकड़ा होने का बात बोलता है, जो उससे और क्या उम्मीद होता है। तो विवेकानंद का कितना आदर करते हैं वो लोग? हाँ, स्वामी विवेकानंद आदर कितना करता है तो दिल्ली में ही पता चला, उसका मूर्ति भी तोड़ दिया था। जेयूनी में तो ऐसा ही हुआ है। पूरा जेयूनी क्या कोटा पश्चिम बंगाल में अभी मानुष प्रतिवाद में नाम गया। मानुष चाह रहा है पश्चिम बंगाल के नरेंद्र मोदी का सरकार आए। पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी का डबल इंजन सरकार आया। इसलिए गोटा पश्चिम बंगाल में एक तो कमल का फूल फुलाना है एवं बेकार लोग को चाकरी दिलाना है। अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों भाई? मोदी सरकार दीदी और
सीपीएम नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं, आपकी बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। आप लोग महिला है और देखिए ममता दीदी खुद एक महिला सीएम है, तो कितना काम किया महिलाओं के लिए? कुछ भी नहीं किया। जो भी आया है मोदी जी के यहाँ से, उन्होंने वो भी आने के लिए रोक लगा दिया गया है। कोई भी हम लोग को महिला को सुविधा नहीं दिया गया है यहाँ। अच्छा, आपके पास आऊंगी, ये कह रही है महिलाओं को कोई सुविधा नहीं मिली है। ममता दीदी कहती है बहुत विकास हुआ है, सबके लिए काम हुआ है, केंद्र की सरकार ने ठगा है, सच है क्या? हम लोग को मोदी जी बहुत कुछ दिए हैं, मगर ममता दीदी ने हम लोग को दी ही नहीं है कुछ, सारा हम लोग को अटका ली है। अब की बार मोदी सरकार। के यहाँ पर ज्यादातर जितने लोग हैं उन्होंने सबने मोदी मोदी का नाम लिया है और लोगों का कहना है कि ममता दीदी रोहिंग्याओं को बसा रही है। बांग्ला और जितने बंगाल वासी हैं उनको बाहर जाने की नौबत आ गई है क्योंकि रोजगार नहीं है और पूंजीवाद से भी और कारखाने लगाने से भी और ममता दीदी के जितने भी लोग हैं उनको दिक्कत होती है। यहाँ पर आप नजारा देख सकते हैं, चारों तरफ जितने युवा हैं वो मोदी मोदी का नाम जप रहे हैं क्योंकि जय श्री राम का उद्घोष यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा बाली में। ये वही बाली है जहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है टीएमसी की यहाँ की सरकार से और जितने भी सीपीएम के कैंडिडेट हैं उनके अत्याचारों से। इस बार बदलाव की लहर बाली विधानसभा में देखने के लिए मिल सकती है। कैमरा पर्सन जीतू के साथ आंचल यादव, सुदर्शन न्यूज, बाली। तो वहीं हावड़ा जिले में शनिवार को मतदान है, सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। सुदर्शन न्यूज पहुंची हावड़ा के बिजनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस, जहां हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने बिजनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव संतोष उपाध्याय, कन्वेनर संजीव उपाध्याय और वहां सचिव से बातचीत की। मतदान को लेकर क्या कुछ उनका कहना है, आइए एक बार सुनते हैं। चौथे चरण का मतदान 10 तारीख को होने वाला है। मैं इसमें मौजूद हूं हावड़ा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में। उनके महासचिव संतोष उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, जो आपका संगठन है, क्या इस बार मतदान को लेकर सोच रहा है? हम देखिए, मतदान तो निष्पक्ष है और मतदान के ऊपर कभी कोई किसी का कोई फरमान तो जारी किया नहीं जा सकता है। सब लोग निष्पक्ष भाव से जहाँ जिसको समझ में आएगा वहाँ पर मतदान करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमको लग रहा है कि मतदान निष्पक्ष हो, लोग अपने घरों से निकलें, मतदान करें, फिर जलपान करें, यही हम लोगों से कहना है। नोटा पे बटन न दबाएं, क्योंकि नोटा पे बटन दबाना यानी कि मैं इसे एक देशद्रोह की तरह ही मानता हूँ। जैसा कि बात की जाए चुनाव को लेकर, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, सीपीएम हो, टीएमसी हो, तमाम जो दल हैं वो जीत का दावा कर रहे हैं, तो बेहतर आप किसको मानते हैं? अगर आपके एसोसिएशन की बात की जाए, आप खुद महासचिव हैं, तो आप क्या सोचते हैं? जहाँ तक व्यक्तिगत, जब आप चूँकि हावड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आए हैं, तो मैं व्यक्तिगत कोई राय यहाँ पे तो दे नहीं सकता, क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरा भी अपने वोट पे अधिकार है और मैंने निश्चय जरूर किया है कि मैं किसको मतदान करूँगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि लोगों में एक भावना है कि पश्चिम बंगाल काफ़ी पिछड़ चुका है और व्यवसाय, इंडस्ट्री, सारे स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए लोग बाहर जाते हैं, चिकित्सा के लिए लोग बाहर जाते हैं। व्यवसाय के मामले में भी पिछड़ा है, इंडस्ट्री काफ़ी चले गए। आज गुड़ग्राम जो है, एक समय में हावड़ा ज़िले को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो आज वह हावड़ा की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए, हजारों फाउंड्रियाँ यहाँ से चली गईं। तो साफ तौर से उन्होंने संदेश दे दिया है। संजय उपाध्याय जी हैं, कन्वीनर हैं। ये बताइए, व्यापारियों से कई बातचीत हमने किया है, व्यापारी बहुत दुखी है इस शासनकाल से बात की जाए। आप क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? अर्थव्यवस्था का ऋण शासन ही होता है। अब शासन में लोगों का चिंतन इस विषय पे है कि अर्थव्यवस्था के साथ रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए। और अभी हम दलों का जो एक संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जो देख रहे हैं, उसमें विभिन्न दलों ने विभिन्न प्रकार का अपना बयान दिया है। तो लेकिन इसमें
अभी सबसे अच्छा घोषणा पत्र बीजेपी का है, जिसके चलते रुझान जो है लोगों का बीजेपी की तरफ बना हुआ है। लेकिन अब ये मतदान किसके पक्ष में होगा, किसके पक्ष में नहीं होगा, यह बोलना संभव नहीं है। तो मेरा यहाँ जहाँ तक कहना है कि व्यवसायियों को राष्ट्र हित में और राज्य हित में दोनों को देखते हुए अपना मतदान करना चाहिए। जो बिजनेस ऑफ कॉमर्स है उसके सचिव भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये बताइए, इन्होंने अपनी राय रखी है, आप क्या क्या राय रख रहे हैं इस बार? मैं ये कहना चाहूँगा कि अवसरवादी ताकतों से हमको बचना चाहिए। जो लोग चुनाव के समय में आकर के बड़े बड़े भाषण या बड़े बड़े वादे करते हैं, हमको उस पर ध्यान नहीं देके हमको परिपक्वता का परिचय देना चाहिए कि कौन हमारा भला कर सकता है, कौन देश का भला कर सकता है और कौन इस राज्य के लिए बहुत बेहतर परिवर्तन ला सकता है। हमको उसके बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद, आप लोगों ने सुदर्शन न्यूज को समय दिया। कैमरामैन जीतू के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, हावड़ा। तो रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।